Hello, good morning everyone. Once again I welcome you all on Academy UPSC. चलिए सुबह के 6 बजे आप लोगों का स्वागत है। और आ जाइए, अभी हम लोग अपने डेली पॉलिटी के क्वेश्चन वाले सेशन में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये आपके पवन सर का अपना जो है टेलीग्राम चैनल है। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ माय टेलीग्राम ग्रुप एंड ये है हमारा अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन पे पावर 10 का कोड है। ये आप जानते हैं कि अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। साथ ही साथ अभी हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी का कोर्स 6 इंडियन पॉलिटी का जो कंप्लीट कोर्स है 2020 को ध्यान में रखते हुए करंट के साथ रिलेट करते हुए अभी हम लोगों ने शुरू किया है और ये 6 मार्च से शुरू हुआ है। ठीक है, आज इंट्रोडक्टरी क्लास हुई है और साथ में एक छोटा सा टॉपिक पे डिस्कस हुआ है प्रेसिडेंट्स रूल को लेकर राष्ट्रपति शासन। आप जानते हैं राष्ट्रपति शासन के लिए प्रावधान हमारे यहाँ संविधान में आर्टिकल 356 में भी किया गया है और हमारे पास एक आर्टिकल और भी है 365। इसकी चर्चा आज हम लोगों ने केरला के संदर्भ में विशेष रूप से 6 मार्च को किया है। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज्वाइन करके आप आएँ तो आपको बिल्कुल आपको इससे बेनिफिट मिलेगा और ये पूरा का पूरा आपका जो है सो पूरे का पूरा जो 2020 और 2021 का जो यूपीएससी होने वाला है उसमें आपको काफ़ी मदद करने वाला है। चलिए, आपका ज़्यादा वक्त जाया ना करें, बस ध्यान रखेंगे ये आपके सर का कोड है पवन 10। आ जाइए, आज का पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विद द रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। दूसरा स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेस द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमीशन एंड द मैनर इन विच दे शुड बी सेलेक्टेड। तीसरा स्टेटमेंट है 15th फाइनेंस कमीशन शैल एग्जामिन वेदर अ सेपरेट मैकेनिज्म फॉर फंडिंग ऑफ डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी आउट टू बी सेट अप। हिंदी में देखते हैं क्या है। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। दूसरा, संविधान आयोग के सदस्यों की योग्यता और उन्हें चुने जाने के तरीके को निर्धारित करने के लिए संसद को अधिकृत करता है। तीसरा, 15वें वित्त आयोग यह भी जांच करेगा कि रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्त पोषण के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए या नहीं। अब ये आपके पास कोड है, आप इसमें से आपको सेलेक्ट कोड करना है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। मैं आपको वापस सही और गलत के निर्णय के लिए पीछे लेके चल रहा हूँ। ये हिंदी में है और ये रहा इंग्लिश में। ठीक है, चलिए आ जाइए। देखें, इसका आंसर तीनों का तीनों होगा। ये आंसर तीनों का तीनों दिया भी हुआ है आपके पास। ये सारे के सारे जो वक्तव्य हैं वो सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है ना। 15वें वित्त आयोग आपके जो करंट होने की वजह से ये सवाल मैंने डाला है इस पॉइंट को, इसलिए प्लीज़ इसको ध्यान में रखेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है स्टेटमेंट, द एंटायर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी आर सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन और अ मेंबर कैनॉट बी वैरिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। तीसरा है, द जुरिसडिक्शन ऑफ यूपीएससी कैन बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट। हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन सहित पूरे खर्च संसद के वोट के लिए किए जाते हैं। दूसरा, अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्तें उनकी नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए से भिन्न नहीं हो सकती। तीसरा, यूपीएससी के क्षेत्राधिकार को संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट है आपके पास। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक और दो, दो और तीन, केवल तीन, एक, दो, तीन। आपकी सुविधा के लिए वापस ले चलते हैं। ये देखिए, हिंदी में आपने देख लिया, ये रहा इंग्लिश में, देख लीजिए। अब आपको अपना कोड क्या आंसर देना है, सॉरी। ठीक है, ये रहा कोड, आप इसमें देख लीजिए क्या क्या सही है। तो मेरे ख्याल से इसमें आंसर होना चाहिए, इसमें दो और तीन। ठीक है, दो और तीन इज द करेक्ट आंसर। 2 and 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि वो वोट में संसद के लिए में वोट के लिए नहीं रखा जाता है। उसके वेतन भत्ते पेंशन सहित जो पूरे खर्च हैं संसद के वोट के लिए नहीं रखे जाते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों को ध्यान होगा। तीसरा है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
पहला स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल इट टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। दूसरा है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 आल्सो इंक्लूड्स द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आपको सही गलत चुनना है। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान शक्ति बुनियादी ढांचे यानी कि जो मूल ढांचा है को बदलने में सक्षम नहीं है। दूसरा, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है। ठीक है, कौन सा होगा देख के फटाफट मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो एक और दो दोनों ही सही हैं। ठीक है ना, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान में ही होगा। फंडामेंटल राइट में चेंजेस हो सकता है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 19(1)(f) को ख़त्म करके इसे क्या कर दिया, आर्टिकल 300A के अंतर्गत एक लीगल राइट बना दिया गया। आज ये चौथा देखते हैं प्रश्न क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें पहला है अनस्टेबल गवर्नमेंट, दूसरा है सेपरेशन ऑफ पावर, तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ अमेच्योर्स। सिलेक्ट द करेक्ट कोड यूजिंग द कोड गिवन बिलो। एक और दो वाली 1 and 3, 1 2 3 तीनों। हिंदी में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन संसदीय प्रणाली के अवगुण है। अस्थिर सरकार, शक्ति का विभाजन, सरकार द्वारा अमेच्योर। दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करें। संसदीय प्रणाली के अवगुण के बारे में आपको बात करनी है। ठीक है, हो गया। सो ये आपके रहे 1 और 3। ठीक है, कि पहला अस्थिर सरकार और ये। ठीक है, संसदीय प्रणाली का ये अवगुण शक्ति का विभाजन नहीं है बल्कि इसके गुण में आता है। ठीक है, और ये यहाँ इंग्लिश में आपको क्लियर है, गवर्नमेंट बाय अमेच्योर्स। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट। चलिए आइए आज का पांचवा प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चार्टर एक्ट 1833। पहला इसमें it ended the activities of East India Company as a commercial body which became a purely administrative body. दूसरा है it deprived the governor of Bombay and Madras of their legislative powers. तीसरा है it introduced an open competition system of selection and recruitment and civil servants. ठीक है, हिंदी में ये चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट 1833 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया जो विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। दूसरा, इसने बंबई और मद्रास के राज्यपाल को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। तीसरा, इसने चयन और भर्ती और सिविल सेवकों की एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की। आपको इसमें से सही आंसर चुनना है। इसमें सही आंसर क्या होगा ये देख लीजिए। 1 और 3 केवल, 1 और 2 केवल, केवल 1 नन ऑफ। आपकी सुविधा के लिए पीछे ले चलते हैं, ये सारे स्टेटमेंट है, देख लीजिए आप इंग्लिश में भी। ठीक है, अब देखिए आंसर क्या है आपका 1 and 2 वाली। ठीक है, सो 1 and 2 वाली। 1853 ने खुली प्रतियोगिता की शुरुआत नहीं की थी, ये बाद में शुरू की थी 1853 में। ठीक है, ये आपको याद होगा। अगेन ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन मी। और ये है हमारा कोड पवन 10। ठीक है, चलिए सर, और अनअकैडमी पर आना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखेंगे, आपको जब आएंगे तो आपको जो कोर्स के लिए गोल सेलेक्ट करना है, यूपीएससी सीएससी करना है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, प्लस पे जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन करना है। जब आप करेंगे तो आपके पास यहाँ पर मंथली सब्सक्रिप्शन के सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको, ये सारा का सारा। और यहाँ आपको अप्लाई करना होगा कोड, ये है पवन 10। ठीक है, आप करेंगे तो प्रोसीड टू पेमेंट के लिए चलना पड़ेगा और यहाँ पर वो सारे डिटेल्स डालने होंगे। ठीक है, चलिए, सो अगेन डोंट फॉरगेट दिस पवन 10। आई होप, थैंक यू वेरी मच, एन्जॉय योर डे। मिलते हैं शाम के 4 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।